हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो बेटा आज हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आज लेके आए हैं और नेक्स्ट टॉपिक पोल्ट्री फार्मिंग। जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर हमारा चल रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। तो उसका जो टॉपिक है आज का हमारा है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली है क्या बेटा? अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ये एनिमल हस्बेंड्री की वो ब्रांच है जो जुड़ी हुई है किसके साथ? जो बर्ड्स हैं, जो अंडे देने वाली बर्ड्स हैं जिनसे हम मीट भी ले सकते हैं, उनकी रियरिंग, उनकी केयरिंग, उनकी ब्रीडिंग से जुड़ी हुई जो ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री की, उसे ही कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्लियर है? पोल्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री concerned with rearing of birds for eggs and meat, concerned with the rearing of birds for eggs and meats is known as poultry farming. क्लियर है बेटा? तो पोल्ट्री जो फार्मिंग है ये इसके किसके पालने से हम बात करें बेटा? डोमेस्टिकेटेड फॉल, चिकन की बात करें, मुर्गे की बात करें यहाँ पर। इसके अलावा डक्स हैं, गीज हैं, टर्की है, एंड दूसरी जो वैरायटी है, कुछ वैरायटी पिजन की, आपकी कबूतर की, इनके पालने, इनको पालना, इनको ब्रीड करवाना, किसके लिए? अंडों के लिए और मीट के लिए, वही कहलाती है पोल्ट्री। मगर बेसिक हमारा जो मेन जो थीम है इस टॉपिक का, हमारा है वो मुर्गों को लेकर, मुर्गी पालन को लेकर। ठीक है बेटा? तो यहां बात करने जा रहे हैं मुर्गी पालन की विद स्पेशल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर स्पेशल पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की बात करें तो मेन जो पॉइंट हमारा वो है आपका मुर्गी पालन। जो पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे हम, सिर्फ मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा को क्लियर होगी, चिड़ियों को पालना, उनको किसके लिए? अंडों के लिए और मीट के लिए, वही कहलाता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है? तो दो तरह की बर्ड्स होती हैं बेटा आपकी। अगर पोल्ट्री बर्ड्स की बात करो, अगर हम फाउल्स की बात करो, दो तरह की होती है हमारी। एक होते ब्रॉयलर्स और एक होती है हमारी लेयर्स। ठीक है? दो तरह की बर्ड्स होती हैं। ब्रॉयलर्स हमारे वो होते हैं जो मीट, जिनसे हम मीट बनाते हैं, जिनको मीट के लिए हम पालते हैं। ठीक है? जो मुर्गे होते हैं उनको मीट के लिए हम पालते हैं। ठीक है? और जो मुर्गियां होती हैं उनको हम पालते हैं किसके लिए? अंडों के लिए। ठीक है? यानी कि दो तरह की बर्ड्स होगी, यहां से बात क्लियर होगी, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? जो मीट देने वाले जो पक्षी होते हैं, जिनसे मीट का उत्पादन लेते हैं, वो आपके ब्रॉयलर्स कहलाते हैं। और ऐसे मुर्गे, ऐसी मुर्गियां जो सिर्फ अंडों के लिए उसको पालते हैं, वो कहलाते हैं आपकी लेयर्स। क्लियर है? तो आज के समय में बहुत ही बड़ा उछाल आया है बेटा किसी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है? और ये आया क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है एग्स की और मीट की काफी बड़ी है, बाई इंक्रीज इन द हस्बेंड्री ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स। इनका जो मुर्गी पालन का जो चलन है काफी बड़ा है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अंडे हैं, जो मीट है, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन बड़ी है। तो यही कहलाती है हमारी सिल्वर प्रोडक्शन। क्या कहलाती है? सिल्वर प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। ठीक है? तो पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं, पोल्ट्री की अगर हम बात करें, फार्मिंग की बात करें, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है? जब बेटा पोल्ट्री की बात करें तो ये इसके जो अंडे होते हैं, इसका जो लिक्विड होता है, उसके अंदर 36% यॉक होता है बेटा। ठीक है? और जो 64% क्या होते हैं, उनमें प्रोटीन्स होती हैं। इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ बेटा मैं इनकी, पोल्ट्री फार्मिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। जो अंडे होते हैं इसके अंदर 36% यॉक होता है, 60% क्या तो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है? और इसके अलावा कुछ और क्या है, विटामिन होती हैं जो प्रेजेंट होती है अंडों के अंदर, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन डी हमारी हड्डी के लिए अच्छा होता है। राइबोफ्लेविन आपका एक तरह की विटामिन बी है जो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे ब्लड के लिए और हमारे दूसरे और बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में इनके होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है राइबोफ्लेविन की। क्लियर है?
तो समझ सकते हो कि इसका जो इंपॉर्टेंस कितनी है पोल्ट्री फार्मिंग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोल्ट्री ब्रीड्स की। कौन कौन सी प्रजातियां हैं पोल्ट्री की, जो अगर हम बात करें कि इनकी जो मुर्गे हैं इनकी कौन कौन सी ब्रीड हैं। सेम जैसा हमने हमने पढ़ा था कैटल फार्मिंग में बेटा, वैसे यहाँ पढ़ेंगे। इंडिजिनस ब्रीड जो भारतीय हैं, भारत के अंदर जो मिलती हैं वो कहलाती है इंडिजिनस ब्रीड्स। और एक होती है हमारी एग्जॉटिक ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड्स जो हमें क्या है भारत के अलावा जो बाहर के देशों में मिलती है, वहां से उनको लेके आते हैं, वो कहलाते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। विदेशी जो प्रजातियां हैं वो कहलाती है एक्सोटिक ब्रीड्स। तो इंडिजिनस ब्रीड्स के अंदर हमारे पास क्या असील है, बुरोसा है, छत्तीसगढ़ है, और केदारनाथ क्या कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ असील है, बुरोसा है, छत्तीसगढ़ है, कड़कनाथ है। इसके अलावा हमारे पास घग्गस है, बसारा है, चितागोंग है। ठीक है, ये सारे सारे हमारे क्या इंडियन ब्रीड्स हैं। तो कौन कौन सी होगी इसके अलावा, असील, बुरोसा, छत्तीसगढ़ी या कड़कनाथ के अलावा हमारे पास कौन कौन सी होगी बेटा, हमारे पास है बसारा, चितागोंग। तो चितागोंग को थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है चितागोंग के बारे में। तो चितागोंग किसकी ब्रीड है, हमारी इंडिजिनस फॉल की ब्रीड है। अगर हम एक्सोटिक ब्रीड की बात करें, बाहर की जो ब्रीड है उनकी बात करें, तो व्हाइट लेगहॉर्न, ब्लैक मिनोरका, रोड आइलैंड रेड एंड लाइट ससेक्स, दीज आर द एक्सोटिक ब्रीड्स। बाहर की जो प्रजातियां हैं मुर्गों की, जो हमारे देश से बाहर की प्रजातियां हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल क्या है उनका, व्हाइट लेगहॉर्न है, ब्लैक मिनोरका है, रोड आइलैंड रेड है एंड लाइट ससेक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए बेटा किसके, पोल्ट्री ब्रीड्स के। अब बात आती है इसकी वैरायटी इंप्रूवमेंट की। तो इनकी वैरायटी हमें क्यों इंप्रूव करनी चाहिए, क्या कारण है वैरायटी इंप्रूव करनी। अगर हम बात करें एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करें, तो बेटा उनका जो फूड का जो रिक्वायरमेंट होता है काफी कम होता है। उनका जो फूड का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। और मीट की प्रोडक्शन यानी कि उनकी अगर साइज की बात करें मुर्गों की, काफी हेल्दी मुर्गे होते हैं, बाहर कम खाते हैं मगर प्रोडक्शन ज्यादा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। और एग लेइंग जो प्रॉपर्टी है एक्सोटिक ब्रीड्स की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिजिनस ब्रीड्स। जो भारत में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं इनसे काफी अच्छी क्षमता है उनकी अंडे देने की। तो ये कुछ खासियतें हैं एक्सोटिक ब्रीड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो भारतीय जो प्रजातियां हैं, वैरायटी हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, इनमें बीमारियां कम होती हैं। और इसके अलावा जो क्वालिटी है एग्स की और मीट की वो काफी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द एक्सोटिक ब्रीड्स। तो इंडियन ब्रीड्स को लेकर हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो हमें क्या जरूरत है बेटा, हम क्या करेंगे, अपनी जो वैरायटी है इसको इंप्रूव करेंगे। वो वैरायटी इंप्रूव कैसे करेगी, जब हम इंडियन वैरायटीज को एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ हम जब क्रॉस ब्रीड कराएंगे, जब क्रॉस ब्रीड कराएंगे उससे हमें जो नई ब्रीड मिलेगी वो आपकी जो ब्रीड होगी वो होगी हाइब्रिड। उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी काफी बेहतर होगी। ठीक है, उसके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी जो मीट की जो आपकी जो क्वालिटी अच्छी होगी। और एक्सोटिक ब्रीड में जो आपकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ज्यादा मात्रा में मीट बनता था, ज्यादा अंडे देती थी, तो वो भी हमें एक ही मुर्गे के अंदर मिल जाएंगी। सर एक ही मुर्गी है, एक मुर्गे के अंदर, एक ही फाउल के अंदर हमें क्या है देखने को मिलेगी। इसीलिए हमें वैरायटी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो हमने भी बातें करी उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेटा एक बार। जो वैरायटी इंप्रूवमेंट है वो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा किया जाता है बाय बिटवीन इंडिजिनस ब्रीड्स एंड एक्सोटिक ब्रीड्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अभी, इंडियन ब्रीड्स को एक्सोटिक ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है। इससे जो इंप्रूव्ड वैरायटी जो मिलती हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या खासियतें होती हैं। तो पहला खासियत यह है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और उनकी क्वांटिटी ऑफ चिक्स बढ़ जाती है। चिक्स का नंबर बढ़ता है और उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऐसी ब्रीड को डेवलप करना जिनके अंदर क्या है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम है। मेंटेनेंस का मतलब है बेटा सीधी सी बात है, उनकी जो फीड की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है वो कम है। ठीक है,
भाई अगर खाने की रिक्वायरमेंट कम है तो सीधी सी बात है उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी, अपने बॉडी को मेंटेन करने में उसको कम खाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी हमें जो क्या है एक ट्रेट है, एक खासियत है कि हमें अपनी वैरायटी को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या डॉर्फ ब्रॉयलर को पेरेंट्स को क्या डेवलप करना चाहिए फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉमर्शियल यानी कि लोकल स्केल पर चिक्की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें डॉर्फ ब्रॉयलर का जो पेरेंट्स है उनको डेवलप करना चाहिए, ताकि हमारे जो मीट की जो क्वालिटी है, हमारे मीट का कंटेंट है हमारा ज़्यादा बढ़ सके। ऐसी वैरायटीज का डेवलप करना जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सहन कर जाए। ठीक है, ऐसी मुर्गियों की प्रजाति को डेवलप करना, इसका विकास करना, वो ऊंचे तापमान को भी बेटा सहन कर सके, यानी कि गर्मियों में वो सर्वाइव कर अपने आप को ढाल सके। तो ऐसी वैरायटीज का डेवलप करना भी हमारा एक मेन मोटो है, मेन क्या एम है, टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ द फाउल्स। क्लियर है, ये तो पॉइंट हो गया हमारे किसके, वैरायटी इंप्रूवमेंट के। अब हम बात करते हैं एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की। ठीक है, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की बात करें, जो हैंस होती हैं इनको मैं पाला जाता है अंडों के लिए, उन्हें लेयर्स कहते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो यंग बर्ड्स होती हैं उनको हम क्या वैक्सीनेट करते हैं बीमारियों के अगेंस्ट। उनका जो फूड होता है हम उसको जो फूड क्या होगा उसका विटामिन, मिनरल्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा क्या होगा, रिच होगा, यानी कि भरपूर वेल बैलेंस्ड क्या होगा उसका राशन होगा, किसका, इन जो बर्ड्स का। उनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन होंगे, प्रॉपर अमाउंट में क्या मिनरल्स होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, ताकि हमें मीट और एग की प्रोडक्शन क्या है सही तरीके से मिल सके। ठीक है, इसके अलावा फूड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स के लिए दोनों के लिए क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फूड की। जो ब्रॉयलर्स होते हैं यानी कि जो मीट यील्डिंग जो फाउल्स होते हैं, उनके फूड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन के साथ साथ उनके अंदर क्या है राइबोफ्लेविन विटामिन होनी चाहिए, विटामिन ए होनी चाहिए उनके अंदर, विटामिन डी उनके फूड के अंदर होनी चाहिए बेटा। विटामिन ए हमें डालनी पड़ेगी, विटामिन डी हमें डालनी पड़ेगी, विटामिन जो आपके जो राइबोफ्लेविन है ये डालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है ब्रॉयलर वाले फूड के अंदर वो हमारी क्या है ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही फर्क है ब्रॉयलर और लेयर के फूड में कि ब्रॉयलर के फूड के अंदर प्रोटीन का और ऑयल फैट्स का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और जो अंडे देने वाले जो फाउल होते हैं उनके अंदर जो फैट का और प्रोटीन का जो कंटेंट क्या होता है थोड़ा कम होता है। इतना ही फर्क होता है दोनों के फूड के अंदर, बाकी एज इट इज होता है हमारा, बाकी हमारा क्या होता है एज इट इज होता है। ठीक है, वही विटामिन ए, विटामिन डी और जो आपका राइबोफ्लेविन हमें वो देनी पड़ती है, दोनों को देनी पड़ती है। सिर्फ फर्क किसका आएगा बेटा, प्रोटीन का और फैट के कंटेंट का। तो ब्रॉयलर्स में प्रोटीन और फैट हम ज़्यादा क्यों देते हैं, ताकि मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा मोटा मुर्गा तैयार हो, ताकि मीट की जो क्वालिटी है जो कंटेंट है क्या वो ज़्यादा हो। ठीक है बेटा, और देखा जाए तो ये क्या करते हैं बेटा, जो 5 महीने के होते ही के अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं, 5 महीने के होते ही के अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। जो एवरेज एग प्रोडक्शन का जो टाइम है वो अपना 500 दिन का होता है। वो कैसा होता है, वो कैसा होता है बेटा 500 दिन, कैसा होता है आपका 500 दिन का होता है। ठीक है, मतलब जो कितने दिनों तक वो अंडे देती है बेटा, 500 दिन तो क्या वो अंडे देती हैं मुर्गियां। जो एवरेज जो टाइम है देने का 500 साल के अगर बात करें तो लगातार 500 दिनों तक क्या वो अंडे देती हैं, और 5 महीने के होते ही क्या वो अंडे देना स्टार्ट कर जाती हैं। क्लियर है, जो ब्रॉयलर्स होते हैं बेटा ये क्विक ग्रोइंग होते हैं, बर्ड्स होती हैं विच आर रेज फॉर 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते तक इनको क्या हमको रेज किया था, पाला जाता है, और काफ़ी जल्दी ही ये क्या बड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं 700 ग्राम से 1.5 kg तक का क्या है वजन ये अटेन कर लेती है इन 6 to 8 वीक्स। 6 से 8 हफ्तों में ही क्या है ये इनके अंदर वजन है वो क्या 700 ग्राम से 1.5 kg तक का हो जाता है। तो मुर्गी हो तो उनकी बात हो रही है, जो मीट जो ईल्डिंग जो आपके फाउल हैं वो 6 से 8 हफ्तों में क्या है आपके तैयार हो जाते हैं, फुली ग्रोथ हो जाती है उनके अंदर, और उनका जो वजन क्या वेरी करता है 700 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक का। उनका फूड जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, देयर फूड इज रिच इन विटामिन ए एंड के।
जो फूड होता है उनका विटामिन ए और के अंदर क्या होता है, रिच होता है। इसके अलावा विटामिन डी भी होती है और राइबोफ्लेविन भी होती है। क्लियर है बेटा। अब हम बात करें शेल्टर की, उनका जो घर कैसा होना चाहिए, जो उनका जो जहाँ पर उनको हम पालेंगे वो कैसे होना चाहिए। जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं उनका जो रहने का जो स्थान होता है, जो शेल्टर होता है, वो साफ होना चाहिए। लाइट उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में लाइट होनी चाहिए, यानी कि वेल इल्यूमिनेटेड, यानी कि जो लाइट की सुविधा, रोशनी की सुविधा होनी चाहिए, और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, कहने का मतलब हवादार होना चाहिए। इसके अलावा जो उनका घर होता है मुर्गियों का, वो आपका चूहों और सांपों से रेजिस्टेंट होना चाहिए। मतलब इस तरीके से बनाया जाए कि सांप और चूहे उनके घर के अंदर एंटर ना कर सके। ठीक है, चूहे अंडों को खा जाएंगे और सांप है जो जो चिक हैं, जो छोटे छोटे आपके जो लेयर्स होती है उनको खा जाते हैं। मुर्गियों खा जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खा जाएंगे, अंडे खा जाएंगे। तो इससे क्या हमारी प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। तो चूहों का और सांपों के लिए मतलब घर ऐसा तैयार किया जाए कि उनके शेल्टर के अंदर चूहे और सांप क्या है, एंटर ना कर पाए। ठीक है, जो अलग अलग एज के जो बर्ड्स होती हैं इनको अलग घरों में रखा जाए, सेपरेट शेल्टर हो। अलग अलग एज की बर्ड्स के लिए क्या हो, अलग अलग क्या हो, घर हो रहने के लिए। और उनके जो लिविंग, उनके रहने के लिए जो तापमान है वो किसके बीच में होना चाहिए, 34 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनका शेल्टर का तापमान हमें मेंटेन रखना पड़ता है। अधिक सर्दी में भी उनकी प्रोडक्शन घट जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं। अधिक गर्मी में अंदर भी उनकी जो मरने की जो रेट होती है बेटा वो बढ़ जाती है, उनकी जो ग्रोथ हो कम हो जाती है। जो आइडियल जो तापमान है उनको रखने के लिए वो कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है बेटा ये। इसके अलावा जो हम पोल्ट्री शेल्टर होते हैं, यानी कि जो मुर्गी पालन का जो जहां पर मुर्गियों को हम रखते हैं, उनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है उनके शेल्टर की, वो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट क्या है उसके अंदर क्या है, एंटर होनी चाहिए। डे लाइट कंडीशन है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लाइटनिंग के आवर्स होते हैं वो ज्यादा हों, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन होती है एग की प्रोडक्शन हम क्या बढ़ सके। ज्यादा समय तक लाइट रहेगी उनके शेल्टर्स के अंदर तो उनके अंडे देने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है बेटा, अंडे देने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कम से कम क्या 14 से 18 घंटे का लाइट पीरियड चाहिए उनको, 14 से 18 घंटे का लाइट पीरियड चाहिए, लाइट के अंदर उनको रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो मीट की जो चिकन की जो ग्रोथ अच्छी होती है, और इसके साथ ही साथ क्या जो एग की प्रोडक्शन होती है वो भी काफी अच्छी होती है हमारी। इसीलिए ईस्ट टू क्या है, वेस्ट है, उसकी डायरेक्शन होना चाहिए किसकी, पोल्ट्री बर्ड्स के शेल्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। क्लियर बेटा। तो ये तो था उसका बेटा किसके बारे में, कि इसको शेल्टर के अंदर की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके डिजीज के बारे में, कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से पेस्ट हैं पोल्ट्री बर्ड्स के लिए। ठीक है, काफी सारी बीमारियों से बेटा ये सफर करती हैं पोल्ट्री बर्ड्स, जो मुर्गे होते हैं। जैसे कि वायरस से क्या फैलता है, बर्ड फ्लू फैलता है, बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, कोलेरा हो जाता है डिजीज। ठीक है, फंजाई से एस्परजिलोसिस हो जाती है। पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट भी क्या बीमारियां कॉज करते हैं। इसके अलावा उनके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी क्या करती है बेटा, बीमारियां पैदा कर देती है इनसाइड द पोल्ट्री बर्ड्स। अगर हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करें, अगर उनके फीड के अंदर जो आपके मुर्गियां हैं उनके भोजन के अंदर अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उनके अंदर हमें क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलती है मुर्गियों के अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा इसके अलावा पैरालिसिस है। ठीक है, पैरालिसिस मतलब विटामिन जो बी जो 2 थी, राइबोफ्लेविन थी, इसकी कमी के कारण उनके अंदर क्या है, पैरालिसिस हो जाती है। हेमोरेज हो जाता है। ठीक, हेमोरेज का मतलब है कि ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है मुर्गियों के अंदर, वो विटामिन के की कमी के कारण होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो उनके अंदर रिकेट्स हो जाती है, जो इंसानों में तो वही बीमारी की बात कर रहा हूँ बेटा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाती है, विटामिन के कारण उनका ब्लीडिंग हो जाती है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है उनका। इसके अलावा विटामिन ई की कमी के कारण वहाँ उनकी स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी का मतलब है वो अंडे देना बंद कर देंगे, अपने नई जनरेशन उनके अंदर क्या पैदा होनी क्या है, बंद हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। अगर हम वायरल डिजीज की बात करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजीज है बेटा मैं बात कर रहा हूं यहां पर वायरल की, वो है रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत, जो कि पूछी जाती है कंपटीशंस के अंदर। तो इसको नोट डाउन कर लेना। जो रानीखेत है ये आपकी किसके कारण होती है बेटा? बीमार, आपके वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। इसके अलावा इनफेक्शियल बुर्सल डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम न्यू कैस्टल डिजीज है। ये सारी सारी हमारी कौन सी है? वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। किन के अंदर? पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें, जो कोलेरा में लिखा है यहाँ, क्या बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस क्या आपके बैक्टीरियल डिजीज है। अगर फंगल की बात करें तो माइकोटिक डिजीज है, कैंडिडिएसिस। अगर हम बात करें किसकी, फंगस की बात करें तो एस्परजिलोसिस तो है ही है हमारी। इसके अलावा क्या है? कैंडिडोसिस जो आपकी बीमारी है, कैंडिडिएसिस सॉरी, कैंडिडिएसिस जो बीमारी, ये भी हमारी किसके द्वारा होती है? फंगस के द्वारा होती है, और या फिर फफूंद के द्वारा होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये तक बीमारियों के बारे में। वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होगी बेटा? रानीखेत बीमारी है, न्यू कैस्टल डिजीज है, ठीक है, फ्लू है, ठीक है। ये आपकी बर्ड फ्लू की बात हो रही है। बर्ड फ्लू जो है आपका ये वायरल डिजीज है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा है। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई से होने वाली बीमारियां कौन सी है? एस्परजिलोसिस है, कैंडिडिएसिस है, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के द्वारा कौन सी है? विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होती है। विटामिन के कारण हेमोरेज हो जाती है। विटामिन ई के कारण स्टेरिलिटी देखने को मिलती है इन द पोल्ट्री बर्ड्स। अब आती है प्रिवेंशन, हम इनको बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? प्रॉपर हाउसिंग हो, उनका शेल्टर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, उनके जहां पर वो प्रेजेंट हैं बर्ड्स, उनके आसपास का जो पर्यावरण है, उनका जो घर है उसका साफ सुथरा हो, ठीक है, सैनिटाइज किया जाए, अच्छी रिच डाइट मिले उनको, न्यूट्रिएंट रिच डाइट मिलनी चाहिए, टाइम टाइम पर उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। कहने मतलब टाइम टाइम पर उनका इलाज होना चाहिए, ताकि जो बीमारी जो हो जाती है उनसे उनको बचाया जा सके। क्लियर है? तो हम उनको बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइस हैं, जो माइट्स हैं, जो टिक्स हैं, यानी कि पैरासाइट की बात हो रही है। पैरासाइट यानी कि जो लाइस हैं, टिक्स हैं और जो माइट्स हैं, इनको हम बचा सकते हैं किसका छिड़काव करके? मेलाथियोन का छिड़काव करके। किसका छिड़काव करके बेटा? मेलाथियोन का छिड़काव करके हम इन पैरासाइट से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं बाई स्प्रेइंग द मेलाथियोन, ठीक है। अगर हम फंगल डिजीज की बात करें तो बोर्डिएक्स मिक्सचर होता है, ठीक है, इसको लिख लेना। बोर्डिएक्स मिक्सचर, BORDAEUX, बोर्डिएक्स मिक्सचर को हम यूज करते हैं पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर फंगल डिजीज से बचाने के लिए। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज के अंदर सल्फा ड्रग्स हैं और एंटीबायोटिक्स के हम फूड के साथ देते हैं बर्ड्स को, ताकि इनको हम बैक्टीरियल डिजीज से इसको बचा सकें। तो ये तो हमारा बीमारियों के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मेन मेन बीमारियों के बारे में डिस्कस किया, और उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, फिश फार्मिंग के साथ, मछली पालन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मछली पालन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे आखिरी में बी जो कल्चर है, मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो।